हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी। और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कंप्लेंट प्रोसीडिंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 16 जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 223 हमने पढ़ लिया है। सेक्शन 210 भी पढ़ लिया है जो कि चैप्टर 15 में आता है कॉग्निजेंस के बारे में। सेक्शन 223 भी पढ़ लिया हमने। कॉग्निजेंस लेने के बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला स्टेप किया जाता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। ठीक है, वो भी पढ़ लिए हैं। अब एक बार एग्जामिनेशन होने के बाद मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहला हमने ये पढ़ा था कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड बन रहा है, क्या लग रहा है कि मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हाँ भाई ग्राउंड तो बन रहा है, हाँ ग्राउंड तो बन रहा है, लग रहा है कि केस, लग रहा है कि कोई ना कोई केस एग्जिस्ट करता है, प्राइमा फेसी केस बन रहा है, ठीक है, ऑफेंस हुआ है ऐसा लग रहा है, ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि केस बना है बोल के, केस हुआ है, ऑफेंस हुआ है ऐसा लगता है, किसको, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, तो उस केस में सेक्शन 227 में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसेस इशू करेगा। ठीक है, पढ़े थे कि एक बार सेक्शन 223 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस के बाद मजिस्ट्रेट तीन चीज़ कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है और प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो उस केस में प्रोसेस इशू करेगा। अगर लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो डिसमिस कर सकता है 226 में, और लगता है कि और भी इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत है तो सेक्शन 225 में पोस्टपोन कर सकता है इस प्रोसेस को। ठीक है, ये देखे थे हमने। अब हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में सेक्शन 227 को। सेक्शन 227 यानी जो कि तुम्हारा पुराना सीआरपीसी का 204 हुआ करता था। क्या हुआ करता था, 204। ठीक है, तो बोलता यह है कि सेक्शन 227 का एक पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ। इसमें एक्चुअली वही बोल रहा है कि एक बार आपने एग्जामिनेशन किया, आपके पास कंप्लेन आया, आप कंप्लेन को देखे, कॉग्निजेंस लिए, एग्जामिनेशन किए कंप्लेनेंट का और विटनेसेस का, तो आपको समझ में आया कि हाँ भाई लग तो रहा है कि केस, लग तो रहा है कि ऑफेंस हुआ है। तो आप क्या करना चाहते हो, आप एक्यूज्ड को बुलाना चाहते हो। ठीक है, तो उस केस में आप बुलाओगे कैसे, उसको समन और वारंट भेजोगे। तो वही बोल रहा है, तो आपको प्रोसेस इशू करना पड़ेगा। समन और वारंट भेजने को लॉ के टर्म्स में बोला जाता है प्रोसेस इशू करना। क्या बोला जाता है, प्रोसेस इशू करना। समन और वारंट जब भेजते हैं इस प्रोसीजर को लॉ के टर्म्स में क्या बोला जाता है, इशू प्रोसेस बोला जाता है, प्रोसेस इशू करना बोला जाता है। यानी अगर एक्यूज्ड को अगर बुलाना है तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करेगा। ठीक है, अच्छा समझ में आया। तो सेक्शन 227 को हम अभी पढ़ेंगे बैरेक्ट से क्या बोलते हैं। देखो सेक्शन 227 तुम्हारा पुराना सीआरपीसी का 204 हुआ करता था। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर है, बताओ मेरे, चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर 16 में नहीं आ रहा है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग में ये नहीं है। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये जो इशू ऑफ प्रोसेस है ये दोनों के लिए है। ओ माय गॉड, मतलब सर दोनों के लिए, किसके लिए, दोनों के लिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा कि केस दो ही तरीके से रजिस्टर होता है। केस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो दो तरीके से होता है, या फिर एफआईआर का रूट या फिर कंप्लेंट का रूट। ठीक है, एफआईआर का रूट में भी आपको मान लो एफआईआर लॉन्च किए प्लस इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या होता है बताओ मुझे, रिपोर्ट देते हो, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट में चार्जशीट सबमिट हुआ, मान लो चार्जशीट या फिर एफआरटी सबमिट हुआ। एफआरटी को आप कहाँ दिए, मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट इसको देखकर क्या लेता है, कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या होता है, आपको बुलाएगा, एक्यूज्ड को बुलाएगा। ओ माय गॉड, एक्यूज्ड को बुलाएगा यानी प्रोसेस इशू करेगा। ओहो, और जब एक्यूज्ड आएगा तब उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है। ओहो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, समझे कि नहीं, मतलब ये सब प्रोसीजर होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एफआईआर पहले होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, फिर पुलिस रिपोर्ट देते हैं, फिर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, और कॉग्निजेंस जैसे ही लिया, केस को आगे बढ़ाया, तो सबसे पहले प्रोसेस इशू करेगा। प्रोसेस इशू करेगा मतलब समन और वारंट भेजेगा, एक्यूज्ड को बुलाएगा कि आओ तुमसे बात करना है। ठीक है, तो जब यानी एफआईआर वाले रूट में भी प्रोसेस इशू हो रहा है और कंप्लेंट वाला रूट में भी प्रोसेस इशू हो रहा है। कैसे, आपने कंप्लेंट फाइल किया, ठीक है,
फिर कॉग्निजेंस लिया गया कहाँ पर 210 का 1 का ए में, ठीक है। फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद 223 का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद 223 के बाद 227 आ सकता है पिक्चर में। 223 में लगा कि हाँ भाई कि केस बन रहा है, तो 227 में आपको प्रोसेस इशू हो जाएगा। या फिर 223 करने के बाद आपने 223 किए प्लस 223 किए प्लस 225 भी किए। 225 मतलब आपको लगा कि और इन्वेस्टिगेशन करने का ज़रूरत है, अभी प्रोसेस इशू नहीं करते। तो आप जब इन्वेस्टिगेशन किए तो पता चला कि भैया हाँ लग रहा है कि ग्राउंड बन रहा है, तो उस केस में फिर 225 के बाद 227 आप इशू कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर जी। तो वही बोल रहा हूँ कि 227 में प्रोसेस इशू किया जाता है। तो प्रोसेस इशू जो है समन और वारंट दोनों केस में आता है, चाहे एफआईआर वाला रूट हो या फिर कंप्लेंट वाला रूट हो। हर दोनों ही रूट में तुम्हारा प्रोसेस इशू करना तो कंपलसरी ही है, ठीक है। समझ गए सर? आगे बताइए, आगे पढ़ते हैं, बताऊं क्या मैं? देखो, तो सेक्शन 223 में टोटल 5 सबसेक्शन है, ठीक है। पहला सबसेक्शन बात करता है मजिस्ट्रेट का ओपिनियन के बारे में। किसके बारे में? मजिस्ट्रेट का ओपिनियन के बारे में बात करता है। दूसरा सबसेक्शन बात करता है विटनेस लिस्ट का फाइलिंग के बारे में। विटनेस लिस्ट जो बनता है उसका फाइल करना पड़ता है। तीसरा सबसेक्शन बात करता है कि कंप्लेंट के साथ आपको कंप्लेंट भी देना पड़ेगा प्रोसेस के साथ। चौथा बात करता है प्रोसेस फी का रिक्वायरमेंट। लास्ट बोलता है सेविंग क्लॉज। बस, ठीक है। आइए समझते हैं एक एक करके। पहला सबसेक्शन बोलता है मजिस्ट्रेट का ओपिनियन ऑन कॉग्निजेंस। बोलता है अपॉन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। कॉग्निजेंस लेने के बाद किसी ऑफेंस का अगर मजिस्ट्रेट को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड बन रहा है, मतलब है ग्राउंड है भाई प्रोसीडिंग करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट दो चीज़ करेगा, समझे? मतलब मजिस्ट्रेट आप कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन किया, अब उसको सफिशिएंट ग्राउंड बन रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? देखो, अगर समन केस है, क्या है मेरे साथ साथ ध्यान से सुनना। अगर समन केस है, समन केस पॉइंट नंबर ए, अगर समन केस है। सर समन केस मतलब क्या होता है? सर हम तो नहीं जानते, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं लॉ सर। समन केस का मतलब होता है ऐसा केस, यानी ऐसा ऑफेंस वाला केस जिस ऑफेंस में पनिशमेंट जो है 2 साल या फिर उससे कम तक का दिया गया है, जिसमें 2 साल का पनिशमेंट है या फिर 2 साल से कम का पनिशमेंट है, ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे समन केस। ओ माय गॉड, समन केस मतलब वो केस जहां पर 2 साल तक का पनिशमेंट दिया गया है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया? तो समन मतलब अलग चीज होता है। समन का मतलब होता है पहली चीज तो ये, सर समन मतलब क्या? समन का मतलब होता है कोर्ट एक ऑर्डर देगा, ठीक है, कि भैया आपको आना है। आपको एक चिट्ठी लिखेगा, किसको? एक्यूज्ड को। उसके पास एक चिट्ठी भेजेगा कि तुमको फलाना तारीख के दिन आना है कोर्ट में। आप नहीं सुने तो समन, फिर इसको समन बोलेंगे, कोर्ट आपको जब बुलाया है, ठीक है, लीगल इन्विटेशन। लेकिन मान लो आप नहीं गए तो कोर्ट उस केस में क्या करेगा ना, समन भेजा आप नहीं आए, आप कोर्ट का बात को वैल्यू नहीं दिए, तो कोर्ट का दिमाग खराब होगा, तो कोर्ट क्या करेगा? अब समन के जगह वारंट भेजेगा। ओ माय गॉड, वारंट मतलब सर, अब वारंट मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया? तुम्हारा पुलिस को, कि जाओ उस बंदे को अरेस्ट करके लेके आओ। ओ माय गॉड, अरेस्ट करके पकड़ के लेके आओ, वो तो ऐसे ही आ नहीं रहा है, उसको अरेस्ट करके लेके आओ, तो उसको बोलते हैं वारंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर समन केस है, समन केस मतलब, तो समन अलग चीज़ होता है और समन केस अलग होता है, ये याद रखना। समन मतलब सिर्फ कोर्ट आपको बुला रहा है, चिट्ठी लिखकर बुला रहा है कि कबूतर आ आ आ बोल रहा है, कबूतर आ नहीं बोल रहा है, भैया आ जल्दी आ। तो कोर्ट अगर आपको बुला रहा है समन के माध्यम से, मतलब चिट्ठी लिखा और बोला फलाना तारीख के दिन आपको आना है, फिर भी अगर आप नहीं आए तो वारंट इशू करेगा। तो समन और वारंट अलग चीज़ होता है, ठीक है, बुलाने का तरीका है वो सब चीज़, ठीक है। आपको फोर्स करने का तरीका है, आपको कॉम्पेल किया जा रहा है कि आप आओ कोर्ट, तो उसका तरीका है समन और वारंट। लेकिन समन केस अलग होता है। समन केस का मतलब होता है ऐसा केस जिसमें ऑफेंस का पनिशमेंट जो है 2 साल या फिर उससे कम है। जहां पर 2 साल का सजा है या फिर उससे कम का सजा है, उसको समन केस बोलेंगे। अच्छा सर, समझ गए सर। 2 साल से ज़्यादा होने से वारंट केस है। हाँ भाई हाँ, अच्छा। तो
सर हम लोग समझे नहीं सर। भाई माइक चल रहा है कि नहीं? समन केस मतलब जहां पर तुम्हारा पनिशमेंट 2 साल तक का दिया गया है, 2 साल या फिर 2 साल से कम, उसको समन केस बोलेंगे। और जिसमें पनिशमेंट 2 साल या 2 साल या नहीं, जिसमें 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा दिया गया है उसको वारंट केस बोलेंगे। ठीक है सर। और इसमें और एक चीज़ आता है, डेथ वाला पनिशमेंट अगर है तो वो भी वारंट केस माना जाएगा। जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो भी वारंट केस माना जाएगा। हाँ भाई हाँ, मतलब जिसमें डेथ का पनिशमेंट है वारंट केस, हाँ सर। जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो भी वारंट केस, हाँ भाई हाँ। जिसमें इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा है वो भी वारंट केस, हाँ भाई हाँ। मतलब ये तीनों क्राइटेरिया है। अगर एक ऑफेंस में पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा है तो वारंट केस बोलेंगे। अगर एक ऑफेंस में डेथ का पनिशमेंट है वारंट केस बोलेंगे। अगर एक ऑफेंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस है, पनिशमेंट है, उसको भी वारंट केस बोलेंगे। लेकिन एक ऑफेंस में 2 साल से कम का पनिशमेंट है, 1.5 साल का पनिशमेंट है, तो कौन सा केस बोलेंगे? समन केस। ठीक है, चलिए सर समन केस कहाँ डिफाइंड है? ये डिफाइंड है आपका, देखो यहां पर बनाया हूं सेक्शन 2 का 1 का एक्स में। कहाँ है? एक्स में। ठीक है, इस तरीके से याद करते हो। कैसे सर? समन केस कितने साल का होता है मिनिमम? मतलब मैक्स टू मैक्स कितना साल है? मिनिमम मैक्स टू मैक्स 2 साल होने से समन केस, उससे ज़्यादा हुआ तो वारंट केस बन जाएगा। तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, अभी 2 साल हुआ है आपको अपने एक्स को छोड़े हुए। सर ये क्या बोल दिया आपने? याद कर सकते हैं कुछ भी, याद करने के लिए आप कुछ भी गणित लगा सकते हैं। उसके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं तो अजीब तरीके से याद करता हूँ भाई। मैं क्या क्या कहाँ कहाँ जोड़ता हूँ मुझको भी नहीं मालूम। तो समन केस में आप इस तरीके से डेफिनेशन याद कर लो। समन केस में 2 साल लगता है, 2 साल होने से समन केस है। तो 2 साल हो गए हैं एक्स से मिले हुए, तो एक्स भी याद आ जाएगा, 2 का 1 का एक्स में है समन केस। ठीक है, चलिए वारंट केस समझ में आ गया किसको बोलते हैं? वारंट आप कभी बोलोगे नहीं। समन केस मतलब जहां पर 2 साल का पनिशमेंट है या उससे कम का है। वारंट केस मतलब जहां पर 2 साल से ज़्यादा है, जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जहां डेथ है, तो उसको वारंट केस बोलेंगे। ठीक है, तो बोलता है अगर मान लो कॉग्निजेंस, अगर मजिस्ट्रेट ले रहा है किसी ऑफेंस का, मतलब वो स्टार्ट कर रहा है प्रोसीडिंग और उसको लगा कि सफिशिएंट ग्राउंड बन रहा है, एग्जामिनेशन कर लिया और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हाँ भाई सफिशिएंट ग्राउंड है, मुझको लग रहा है कि इसको बुलाना चाहिए। कहाँ? कोर्ट बुलाना चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगा? समन और वारंट इशू करेगा ना। तो वही बोल रहा है कि अगर समन वाला केस है तो आपको समन इशू करेगा। हैं? हाँ देखो समन इशू कर रहा है क्योंकि समन वाला केस है, तो समन इशू करेगा, प्यार से बुलाएगा। समन का मतलब होता है प्यार से बुलाना, और वारंट का मतलब होता है थप्पड़ देकर बुलाना है। हाँ, और वारंट कैसे? तो पहले तो आपको समन से बुलाएगा, लेकिन आप समन का बात नहीं माने तो आपको वारंट इशू किया जाएगा। प्यार से पहले बुलाएंगे, प्यार से अगर नहीं आए ना आप तो आपको थप्पड़े आएंगे आपको। अच्छा हाँ, थप्पड़ से मार के आपको बुलाएंगे। मतलब कहने का ये मतलब है पहले प्यार से बुलाए, चिट्ठी लिख कर बुलाए, नहीं आए तो फिर ऑर्डर देंगे पुलिस को कि जाओ इसको अरेस्ट करके लेके आओ। ठीक है, तो समन केस में सिर्फ समन इशू होगा। आप कहने का ये मतलब है समन केस में क्या होगा भाई? समन केस में सिर्फ समन इशू होगा, समझे? समन केस में सिर्फ समन इशू होगा, लेकिन वारंट केस में समन पहले इशू होगा, और समन से भी अगर आपने नहीं आया, आप अगर नहीं आए तो वारंट इशू होगा, समझे? तो समन केस में सिर्फ समन इशू होगा और वारंट केस में सिर्फ वारंट नहीं होगा, समन भी होगा। ये याद रखना। वारंट केस है तो पहले प्यार से उस केस में भी आपको बुलाएंगे, फिर भी अगर आप नहीं आए ना तो फिर आपको अरेस्ट करके बोलेंगे कि लेके आओ उसको। ठीक है, समझ में आया? तो ये है बुलाने का तरीका। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि अब आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट आ गया है, मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कुछ ऑफेंस हुआ है, मजिस्ट्रेट को लग रहा है प्राइमा फेसी केस बन रहा है, तो आपको बुलाया जाएगा ना आपसे पूछताछ करने के लिए। बताओ भाई इनका ये कहना है, आपका क्या कहना है? ठीक है, तो वही बोल रहा है अगर आपको बुलाएंगे ना तो बुलाने के लिए आपको तो चिट्ठी लिखना पड़ेगा। तो चिट्ठी लिखने का 2 ही तरीका है, पहला है समन भेजेंगे या फिर वारंट भेजेंगे। समन कब भेजेंगे? 2 साल से कम का पनिशमेंट है या 2 साल का है तो समन बोलते हैं उसको, समन केस बोलते हैं। और वारंट केस मतलब 2 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है तो वारंट केस बोलते हैं। तो समन केस में समन भेजेंगे और वारंट केस में दोनों भेजेंगे। पहले समन, अगर नहीं आए तो वारंट भेजेंगे। क्यों भेजते हैं सर ये दोनों? क्योंकि आपको कोर्ट में अपीयर कराना है ना भाई। अच्छा, टू इंश्योर द एक्यूज अपीयरेंस,
टू इंश्योर द एक्यूज्ड अपीयर्स बिफोर हिम और अनदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। समझे? अच्छा, प्रोवाइजो ऐड हुआ है। प्रोवाइजो क्या बोलता है देखिए, समन एंड वारंट में बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल। ओ माय गॉड, आजकल का ऑनलाइन जमाना आ गया है, तो क्या आजकल क्या पेपर को वेस्ट करना जरूरी है क्या? क्या इलेक्ट्रॉनिक वे में भेज नहीं सकते हैं क्या? ईमेल नहीं कर सकते क्या? व्हाट्सअप नहीं कर सकते हैं क्या? ये उसी का बात कह रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी समन और वारंट भेज सकते हो। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया पहला सबसेक्शन कि मजिस्ट्रेट का ओपिनियन के बारे में बोल रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड है तो समन भेजेगा या फिर वारंट भेजेगा। समन भेजेगा समन केस में, वारंट भेजेगा वारंट केस में, और समन भी भेजेगा वारंट केस में। 227 का 2 बोलता है भैया, फाइलिंग ऑफ विटनेस लिस्ट इज मैंडेटरी। ओ माय गॉड सर, फाइलिंग ऑफ विटनेस लिस्ट मतलब देखो, आप कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है सर, कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन जब करोगे ना आप, तो आप अपना एक लिस्ट बनाओगे। किस चीज़ का लिस्ट बनाएंगे सर? आप अपने विटनेसेस लोग का लिस्ट बनाओगे। हैं? हाँ, विटनेस लोग का लिस्ट बनाओगे जो आपके विटनेस बन रहे हैं कंप्लेंट केस में, और उस विटनेस का लिस्ट बना के आप दोगे किसको? मजिस्ट्रेट को। समझे? तभी जब आप ये मतलब कहने का ये मतलब है कि पहले आप क्या करोगे, विटनेस लिस्ट बनाए, विटनेस कंप्लेंट दिए, कंप्लेंट के साथ ही साथ क्या करना ना, विटनेस लिस्ट दे देना। ये कौन कह रहा है? सेक्शन 227 का 2 बोल रहा है, जब भी आप कंप्लेंट केस करते हो, कंप्लेंट केस में कंप्लेंट के साथ साथ विटनेस लिस्ट भी दे दिया करो, ताकि जब मजिस्ट्रेट फ्यूचर में अगर कॉग्निजेंस लेकर एग्जामिनेशन करेगा और एग्जामिनेशन करने के बाद उसको लगेगा कि प्रोसेस इशू करना चाहिए मुझे, तो प्रोसेस इशू करते समय सबसे मैंडेटरी, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है, समन और वारंट भेजने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि विटनेस लिस्ट का फाइलिंग होना ज़रूरी है। क्या है? विटनेस लिस्ट का फाइलिंग होना। ठीक है, समझ में आया? तो यही सेक्शन 227 वही बोलता है कि भैया विटनेस लिस्ट का फाइलिंग होना जरूरी है समन वारंट भेजने से पहले। बोल रहा है समन और वारंट शैल बी इशूड ओनली व्हेन द प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट इज फाइल्ड। जब तक आप अपना विटनेस लिस्ट नहीं देते हो। ठीक है, देखो अब ये 227 का 2 बोल रहा है, और यहाँ पर कुछ लिखा कंप्लेंट केस, पुलिस केस लिखा? कुछ नहीं लिखा। ये यानी बोलने का ये मतलब है कि ये जो सेक्शन 227 का 2 जो है, ये दोनों केस के लिए अवेलेबल है, चाहे पुलिस वाला केस हो, पुलिस रिपोर्ट हो, या फिर कंप्लेंट वाला केस हो। दोनों केस में प्रोसिक्यूशन लिस्ट को फाइल करना जरूरी है। प्रोसिक्यूशन लिस्ट कब आएगा? जब तुम्हारा एफआईआर वाला रूट होगा, और कंप्लेंट केस में तुम्हारा उसका विटनेस लिस्ट अलग होगा। तो कहने का ये मतलब है दोनों ही केस में प्रोसेस इशू करना पड़ता है, समन और वारंट भेज के बुलाना पड़ता है। तो समन और वारंट भेजने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विटनेस लिस्ट का फाइलिंग होना चाहिए मजिस्ट्रेट के पास। कहने का ये मतलब है, तो वही बोल रहा है समन और वारंट इशू करने से पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट फाइल कर दो। ठीक है सर, यानी ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पुलिस रिपोर्ट है, जैसे सर मान लो ये पुलिस केस है, पुलिस केस में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, चार्जशीट देता है। जी सर, चार्जशीट देता है, तो चार्जशीट देते वक्त ही उसी में एक पेज अटैच कर देगा किस चीज़ का, पीडब्ल्यू लिस्ट का। क्या बोलेंगे? पीडब्ल्यू। सर पीडब्ल्यू मतलब फिजिक्स वाला? नहीं भाई, फिजिक्स वाला नहीं। पीडब्ल्यू मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस। क्या? प्रोसिक्यूशन विटनेस मतलब पुलिस के तरफ से जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उनका लिस्ट। तो पुलिस ऑफिसर जब भी चार्जशीट फाइल करेगा मजिस्ट्रेट को, चार्जशीट कहाँ फाइल होता है? 193 का 3 में। याद है? पुलिस रिपोर्ट फाइल होता है 193 का 3 में, चार्जशीट फाइल होता है 193 का 3 में। तो वही बोल रहा है कि जब आप चार्जशीट फाइल करते हो उस वक्त प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट भी उसके साथ अटैच कर दो। और ये अटैच किस में, कौन सा सेक्शन में करते थे? 193 का 6 जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पर ये भी बोला गया है। तो आप पुलिस ऑफिसर हो, जब कभी भी आप मजिस्ट्रेट को चार्जशीट देते हो तो उसके साथ प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट को ऐड कर देना और मजिस्ट्रेट को दे देना। ठीक है सर। अगर आप कंप्लेंट केस कर रहे हो तो उस केस में जब आप कंप्लेंट पिटीशन डालते हो, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लेंट पिटीशन। कंप्लेंट केस में जब आप कंप्लेंट देते हैं तो उसको बोला जाता है कंप्लेंट पिटीशन। क्या बोलते हैं? कंप्लेंट पिटीशन। तो जब कभी भी आप कंप्लेंट पिटीशन देते हो तो उस केस में भी आप अपना क्या कर सकते हो, कंप्लेंट का विटनेसेस लोग का लिस्ट, पीडब्ल्यू लिस्ट दे सकते हो ये। ठीक है,
अभी ये जो पीडब्ल्यू लिस्ट देंगे ये कौन सा सेक्शन में देंगे, 227 का 2 में देंगे, ठीक है। तो कंप्लेनेंट का 227 का 2 में और पुलिस ऑफिसर का 193 का 6 में, ठीक है, समझ में आया? ओके। तो नॉर्मली होता क्या है, चार्जशीट के देते समय प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट देते हैं, कंप्लेंट केस में कंप्लेंट पिटीशन के समय ऐड करके दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, कंप्लेंट केस में पीडब्ल्यू लिस्ट प्रोसेस इशू करने से पहले भी दे सकते हैं, जनरली कंप्लेंट पिटीशन के साथ दिया जाता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि नॉर्मली देखो रियल लाइफ में क्या होता है, कंप्लेंट पिटीशन जैसे आपने दिया तो उसी के साथ साथ आपका विटनेस लोग का लिस्ट भी आपको ऐड करके देना पड़ेगा, अटैच करके देना पड़ेगा। अगर मान लो आपने नहीं दिया तो जब मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करेगा, समन वारंट भेजेगा ना बुलाने के लिए एक्यूज्ड को, तो उस वक्त आपका कंप्लेंट, उस वक्त आपका क्या होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट फाइलिंग होना कंपलसरी है। सर ये ऐसा कंपलसरी क्यों है, क्यों है सर बताओ, ये क्यों ज़रूरी, क्यों इतना प्रेशर दिया जा रहा है? अरे मेरे भाई समझो, मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप हो कंप्लेनेंट, आप केस कर रहे हो, आप कंप्लेंट फाइल किए हो, कंप्लेंट केस किए हो, तो मजिस्ट्रेट क्या कर दिया, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया है, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया, मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि केस बन रहा है। तो आप जब अगर किसके अगेंस्ट में केस कर रहे हो, आप कंप्लेनेंट हो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो जब अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट में अगर आप कंप्लेंट केस कर रहे हो तो उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके सपोर्ट में कौन कौन एविडेंस लोग हैं, कौन कौन विटनेसेस लोग हैं आपके सब तरफ से जो गवाही दे रहे हैं, ताकि वो अपना डिफेंस अच्छे से तैयार कर सके। ओ माय गॉड, तभी तो नेचुरल जस्टिस हो पाएगा ना, कि आप अपना विटनेस लोग को छुपा दोगे, उसको बताओगे नहीं, तो भैया तो अगर नहीं बताओगे तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेगा उसका, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओहो समझे। तो इसीलिए जब कभी भी कंप्लेंट केस हो या फिर पुलिस केस हो, तो जो भी आपके तरफ से जो विटनेस लोग का लिस्ट है आपका, उसका कॉपी देना पड़ता है किसको, सामने वाला पार्टी को, एक्यूज्ड को देना पड़ता है, ताकि एक्यूज्ड अपने आप को प्रिपेयर कर सके डिफेंस के लिए और क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझे, मतलब समझे, समझ गए। नहीं तो वो प्रिपेयर कैसे करेगा, उसको अचानक से कोर्ट में अचानक से आके आप बम फोड़ दोगे कि ये विटनेस है वो विटनेस है, भाई ऐसा नहीं चलेगा। आप विटनेस लोग का लिस्ट भेजोगे, PW1 है हमारे तरफ से, PW2 है, PW3 है, तो लिस्ट भेज दिए तो एक्यूज्ड अपने हिसाब से प्रिपेयर करके जाएगा। अच्छा ये PW1 इसकी तरफ से है, अच्छा ये भी बोला है, ये भी बोला है, ठीक है मिल तू तो इससे क्वेश्चन करूँ, मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से फिर प्रिपेयर करेगा ना केस को। अच्छा, तो इसलिए बोल रहा है कि एक्यूज को पता कैसे चलेगा कि आपकी तरफ से ये सब विटनेस बने हैं, तो इसलिए लॉ मैंडेटरी कर देता है कि भैया इशू प्रोसेस इशू होने से पहले क्या होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन विटनेस का लिस्ट, प्रोसेस विटनेस लिस्ट फाइलिंग होना जरूरी है। समझ में आया? यानी चार्जशीट के समय चार्जशीट के साथ ही अटैच होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट 193 के 6 में, और कंप्लेंट केस में पिटीशन के साथ होता है 227 का 2 में। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बोलें तो कंप्लेंट पिटीशन के साथ होता है। लेकिन क्या सर अगर नहीं दिए तो क्या प्रोसेस इशू करने से पहले दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? इसको पढ़ लीजिएगा, वही लिखा हूँ देखो, दिस प्रोविजन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ऑब्वियसली ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है ताकि एक्यूज्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ही वुड बी इन अ पोजिशन टू नो द विटनेसेस, ताकि वो विटनेसेस को जान सके हु आर सपोर्टिंग द प्रोसिक्यूशन केस, कौन प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट कर रहा है। एंड दिस एनेबल्स द एक्यूज टू टेक द प्रॉपर डिफेंस, ताकि वो अपना प्रॉपर डिफेंस ले सके और प्रिपेयर हो सके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आया? ओके। 227 का 3 में आते हैं, बोलता है कंप्लेंट टू एकम्पनी प्रोसेस। बोल रहा है भैया कंप्लेंट केस का बात बोल रहा है। इफ़ द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ रिटन कंप्लेंट, मतलब अगर कंप्लेंट केस हुआ है, समन्स और वारंट मस्ट बी accompanied बाय द कॉपी ऑफ द कंप्लेंट। मतलब सर मतलब ये है कि भाई मेरे, फिर से बता दूं, देखो सबसे पहले क्या हुआ, कंप्लेंट हुआ, फिर कॉग्निजेंस लिया गया, फिर सेक्शन 223 पिक्चर में आया, एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगा सफिशिएंट ग्राउंड है तो सेक्शन 227 आ गया पिक्चर में, ठीक है, मतलब प्रोसेस इशू होगा। अब प्रोसेस इशू कब होगा,
प्रोसेस इशू होगा मतलब समन भेजा जाएगा और वारंट भेजा जाएगा। अगर समन से काम नहीं चलता तो वारंट भेजा जाएगा। अच्छा, ये जो समन और वारंट जब भेजेंगे ना आपको, तो सबसे पहले हमने अभी ये पढ़ा, ये भेजने से पहले PW लिस्ट का फाइलिंग होना ज़रूरी है। तो ये तो समझ में आ गया कि PW लिस्ट पहले होगा तभी समन वारंट आएगा। मतलब PW लिस्ट फाइल हो चुका है तभी तुम्हारा समन एंड वारंट भेजा जाएगा, सेंड होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस इशू होना। ठीक है, PW लिस्ट आएगा तभी प्रोसेस इशू होगा। ठीक है, तो बोल रहा है जब कभी भी आप समन और वारंट को भेजोगे ना, उसमें ही आप क्या करना ना, कंप्लेंट का कॉपी भी दे देना है। कंप्लेंट का कॉपी दे देना। किसको दोगे भैया? एक्यूज्ड को दोगे ना। अच्छा, ये एक्यूज्ड को समन वारंट कौन भेजता है? ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट भेजता है। हाँ सर, मतलब क्या, जब कभी भी मजिस्ट्रेट को लगेगा कि एक्यूज्ड को बुलाना है मेरे को, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? समन भेजेगा या फिर वारंट भेजेगा। और समन वारंट कब भेजेगा? जब सबसे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग 227 का 2 में। अच्छा, ये अगर लिस्ट हो गया तो उसके बाद समन और वारंट जब भेजेंगे तो उसके साथ कंप्लेंट का कॉपी भी अटैच कर देंगे, ताकि एक्यूज्ड को समझ में आए कि क्या कंप्लेंट था बोल के। ओहो, तो देखो वही लिखा है, इफ द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ रिटन कंप्लेंट द समन एंड वारंट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द कॉपी ऑफ द कंप्लेंट। मतलब मजिस्ट्रेट यहाँ पर जब समन वारंट भेज रहा है तो उसके साथ साथ कंप्लेंट का कॉपी भी भेजेगा एक्यूज्ड को। अच्छा, समझ गए सर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये था 3। चौथा पढ़ते हैं, प्रोसेस फीस का रिक्वायरमेंट। बोल रहा है सर अब मुझे बताओ, मजिस्ट्रेट यहाँ पर जब आपको बुला रहा है, एक्यूज्ड को समन भेज रहा है, वारंट भेज रहा है, पैसा लग नहीं रहा है क्या चिट्ठी भेजने का? हाँ, पैसा तो लगता है ना, पोस्ट ऑफिस का खर्चा नहीं लगता है क्या? लगता है सर। तो वही बोल रहा है कि भैया देखो, प्रोसेस फीस अगर लग रहा है, इसको बोलते हैं प्रोसेस फीस। प्रोसेस फीस और अदर स्टेचुटरी फीस आर पेएबल। बोल रहा है अगर मान लो जो भी फीस बनता है, आपने कंप्लेंट केस किया, ठीक है, या फिर तुम्हारा पुलिस केस किया, जो भी फीस बनता है, अगर वो जब तक वो फीस दोगे नहीं तब तक प्रोसेस इशू नहीं होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि प्रोसेस इशू मजिस्ट्रेट तभी क्या करेगा, समन भेजेगा, वारंट भेजेगा। कब भेजेगा? जब फीस का पेमेंट हो जाना चाहिए कोर्ट को। कोर्ट को जब तक फीस का पेमेंट नहीं होता है तो कोर्ट तब तक आपका केस को आगे बढ़ाएगा ही नहीं, मतलब प्रोसेस इशू करेगा ही नहीं, सीधा सा बात है। तो वही बोल रहा है कि इफ़ द प्रोसेस फीस और अदर स्टेचुटरी फीस आर पेएबल नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंटिल द फीस आर पेड। तो तब तक प्रोसेस कोई सा इशू नहीं होगा जब तक फीस नहीं दिया जाता। इफ द फीस आर नॉट पेड विद इन अ रिजनेबल टाइम, अगर मान लो रिजनेबल टाइम तक, एक रिजनेबल समय के अंदर तक अगर आपने फीस कंप्लेंट दे दिया है और मजिस्ट्रेट बोला ठीक है कौन प्रोसेस इशू करेंगे, लेकिन आप कोई सा फीस दिए ही नहीं हो अभी तक, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आपके कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। ओ माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 27 का 4 आ सकता है एग्जाम में कि कौन से सबसेक्शन में मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है फीस के बेसिस पे हैं। हाँ, कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट जब डिसमिस करता है कंप्लेंट फीस के बेसिस पे, कौन सा सबसेक्शन में? 227 का 4 याद रखना। और 227 का 2 क्या था? प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट, याद आ रहा है। 3 क्या था? कॉपी ऑफ कंप्लेंट जाएगा समन के साथ। 227 का 4 बोल रहा है कि भैया मेरे, जब भी आप समन भेजोगे, वारंट भेजोगे, तो पहले पैसा ले लेना कंप्लेनेंट से, उसके बाद ही समन और वारंट भेजना। अगर नहीं देता है पैसा रिजनेबल टाइम के अंदर तो आप उसके कंप्लेंट को डिसमिस कर देना जा हैं। हाँ, तो आप देखो चार्ट देखो, अगर प्रोसेस फीस या स्टेचुटरी फीस दे दिया है तो प्रोसेस इशू करेंगे क्या? हाँ, समन भेजेंगे, वारंट भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। क्यों? पैसा दे दिया है। सर पैसा कौन देगा? कंप्लेनेंट देगा भाई, वही केस कर रहा है ना। अच्छा, इफ़ द फीस आर नॉट पेड, अगर पैसा नहीं दिया तो
पैसा नहीं दिया तो प्रोसेस इशू नहीं होगा। अच्छा, लेकिन पैसा नहीं दिया रीजनेबल टाइम के अंदर, ओ माय गॉड, तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। रीजनेबल टाइम अगर लिखा रहेगा तो ही आप लिखिएगा, डिसमिस कर देंगे। अगर रीजनेबल टाइम नहीं लिखा है तो प्रोसेस इशू नहीं होगा। अगर रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं दिया तो डिसमिस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीस अगर आप रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं देते हो तो आपका कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगा। अच्छा, समझ गए सर, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर पॉइंट क्या बोलता है 227 का सबसेक्शन 5 बोलता है सेविंग क्लॉज। ये सेव करता है, क्या सेव करता है, बोलता है ये क्लॉज मतलब सेक्शन 227 वाला जो इशू ऑफ प्रोसेस है, डज नॉट ओवरराइड और अल्टर द प्रोविजन लेड डाउन इन सेक्शन 90 ऑफ द BNSS। बोलता है सेक्शन 227 में आपने जो भी प्रोसीजर लिखा है ना, ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर आपने सेक्शन 227 में लिखा है वो सेक्शन 90 को ओवरराइड नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो, सेक्शन 90 मतलब कौन सा, मतलब सर सेक्शन 90 एक्चुअली बात करता है समन और वारंट को लेकर। समन कैसे भेजते हैं, वारंट कैसे भेजते हैं, कौन कौन से सिचुएशन में भेजते हैं, उससे रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ पर है, सेक्शन 90 जब हम पढ़ेंगे। तो वही बोल रहा है कि सेक्शन 90 में जो भी प्रोविजंस लिखा गया है, जो जनरल कंडीशंस है, जनरल प्रोविज़न दिया गया है समन और वारंट को लेकर, उस चीज़ को सेक्शन 227 ओवरराइड नहीं कर सकता। यानी सेक्शन 90 जो है BNSS का वो ऊपर रहेगा हमेशा सेक्शन 227 से। अच्छा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो सेक्शन 90 है वो हमेशा इज़ ग्रेटर देन सेक्शन 227। 227 में भी प्रोसेस इशू के बारे में ही बात करता है कि इशू और प्रोसेस के बारे में कि कैसे प्रोसेस इशू करेंगे, लेकिन 90 में बात करता है कि समन एंड वारंट कैसे भेजेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा वाइड दिया गया है। तो सेक्शन 227 कभी भी सेक्शन 90 को ओवरराइड नहीं करेगा, उसके एरिया, उसके दायरे में रहकर ही काम करेगा सेक्शन 227। समझ में आ रहा है? तो कहने का यही मतलब है। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि भाई मेरे कि सेक्शन 227 जो है वो तुम्हारा सेक्शन 90 को ओवरराइड नहीं करेगा। सेक्शन 90 में लिखा गया है तुम्हारा समन्स और वारंट्स को लेकर, जो जनरल प्रोविजंस है उसको लेकर। सो सेक्शन 90 विल override section 227, but section 227 will not override section 90, or we can say section 90 is greater than section 227। ठीक है, तो section 90 is greater than section 227। सेक्शन 227 को उसके दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा, और सेक्शन 90 बड़ा है, समन वारंट के बारे में दिया गया, अलग से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सो इवन व्हेन द मजिस्ट्रेट इशूज प्रोसेस अंडर सेक्शन 227, अगर मान लो मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू किया 227 में, तो उसको फिर भी सेक्शन 90 का प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, चलिए ये हो गया सेक्शन 227 खत्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलो क्विक रिवीजन बताओ मुझे। सेक्शन 227 का पार्ट 1 क्या बोलता था? पहला सब सेक्शन ये बोलता था कि जब कभी भी कॉग्निजेंस लिया मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है, तो वो क्या इशू करेगा? समन। किस केस में? समन केस में। वारंट इशू करेगा किस केस में? वारंट केस में। वारंट केस में समन इशू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। समन केस मतलब वो केस जहाँ पर 2 साल या 2 से कम का पनिशमेंट है, और वारंट केस मतलब जहाँ पर डेथ का पनिशमेंट है, जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है, जहाँ पर बताओ मुझे कहाँ पर, जहाँ पर 2 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है। ठीक है, अच्छा, वारंट केस कहाँ पर डिफाइंड है? 2 का 1 का Z में, और समन केस X में। समन याद करना, 2 साल, X को भूले नहीं, 2 का 1 का X में समन केस, और वारंट केस 2 का 1 का Z में। ठीक है, अच्छा, समन वारंट इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, विटनेस लिस्ट को फाइल करना जरूरी है क्या प्रोसेस इशू करने से पहले? बिल्कुल। प्रोसेस इशू करने से पहले मजिस्ट्रेट जब प्रोसेस इशू करेगा, यानी समन और वारंट भेजेगा, उससे पहले आप प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट को फाइल कर दो मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, अच्छा, ताकि ऐसा क्यों करते हैं?
ताकि एक्यूज्ड को जब समन वारंट जाएगा तो इसके बारे में भी उसको पता चलेगा कि कौन कौन विटनेसेस लोग हैं। अच्छा, पुलिस केस में चार्जशीट के साथ प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट जाता है उसमें अटैच होके 193 का 6 में, और कंप्लेंट केस में कंप्लेंट पिटीशन के साथ जाता है तुम्हारा प्रोसिक्यूशन लिस्ट 227 का 2 में। नॉर्मली साथ में दे देते हैं कंप्लेंट पिटीशन के साथ, लेकिन अगर इशू प्रोसेस से पहले भी दिया जा सकता है। 227 का 3 बोले कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करेगा तो प्रोसेस के समय मतलब समन के साथ वारंट के साथ कंप्लेंट का कॉपी भी दे देगा, ठीक है। चौथा बोलता है प्रोसेस फीस का रिक्वायरमेंट। तो मजिस्ट्रेट तभी आपका समन और वारंट भेजेगा जब आप पैसा दोगे, प्रोसेस फीस दोगे। फीस अगर नहीं दिए, वो भी रिजनेबल टाइम के अंदर, तो आपका कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगा। याद रखना, डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस कब? रिजनेबल टाइम में, अगर आप पैसा नहीं दिए तो। अगर दिए ही नहीं तो पैसा, तो भैया प्रोसेस इशू होगा ही नहीं। अच्छा, सेविंग क्लॉज बोलता है कि आप सेक्शन 227 जो भी लिखा गया है, जो भी है, वो सेक्शन 90 को ओवरराइड नहीं करेगा। यानी सेक्शन 227 में जो भी काम होगा वो सेक्शन 90 के दायरे में रहते हुए होगा, ठीक है। चलिए, यही बस लिखा गया है। ये था सेक्शन 227। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए। चलिए, मुझे बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। चलिए, बाय।